बात कर रहे हैं मार्च 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 के बीच की दुनिया की। आज टेबल पर जो रिसर्च और डेटा पॉइंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है और काफी हद तक डराने वाला भी है अगर हम इसे सही कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। सही कहा। एक तरफ हमारे पास वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के डीप एनालिसिस हैं और दूसरी तरफ एकदम हार्डकोर जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं। और इन सब के बीच 16वीं सदी के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रादामस की भविष्यवाणियां भी हैं। मजेदार बात यह है कि ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग फील्ड्स एक ही टाइमलाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ऐसे ग्लोबल हार्ड रीसेट की तरफ जो दुनिया का नक्शा और सिस्टम दोनों बदल सकता है। यहाँ इस गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल ग्राउंड रूल सेट करना जरूरी है। आज के हमारे पेपर्स और रिपोर्ट्स में बहुत ही सेंसिटिव और हाईली पोलराइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र है, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ जो टकराव है, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाले इश्यूज भी। बिल्कुल, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो बॉर्डर इश्यूज हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस चर्चा का पर्पस किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग आइडियोलॉजी को प्रमोट करना नहीं है। हाँ, हम किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। राइट। और ना ही हम किसी देश की नीतियों को एंडोर्स कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इन अलग अलग टेक्स्ट और रिपोर्ट्स में छुपे हुए पैटर्न्स को पूरी तरह से न्यूट्रल और इम्पार्शियल तरीके से सामने रखना है, ताकि सुनने वालों को एक क्लियर पिक्चर मिल सके। परफेक्ट। हमारा फोकस सिर्फ इस नॉलेज को अनपैक करने पर है, तो चलिए इसे समझते हैं और 2026 के इस हार्ड रीसेट को डिकोड करते हैं। रिसर्च पढ़ते हुए सबसे पहली जो तारीख बार बार पॉपअप होती है वो है 20 फरवरी 2026। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के पेपर्स के हिसाब से इस दिन शनि और नेपच्यून मेष राशि में 0 डिग्री पर मिल रहे हैं। और ये कोई रूटीन प्लैनेटरी मूवमेंट नहीं है ना। बताया गया है कि 1700 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है। तो सवाल ये है कि इस 0 डिग्री के अलाइनमेंट में ऐसा क्या खास है जो इसे हार्ड रीसेट का नाम दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनि और नेपच्यून ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस हैं। अगर हम इनके नेचर को समझें तो शनि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर को, अथॉरिटी को, बाउंड्रीज और रूल्स को। यानी जो भी सिस्टम या संस्थाएं दुनिया को चला रही हैं वो शनि है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ नेपच्यून पानी की तरह है। ये बाउंड्रीज को डिसॉल्व करता है, इल्यूजन्स को तोड़ता है और एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस का प्रतीक है। तो जब ये दोनों टकराते हैं, जब ये दोनों मेष राशि में मिलते हैं, जो कि फायर साइन है, एकदम नई शुरुआत और अग्रेशन की राशि है, तो इसका सीधा मतलब है कि पुराने स्ट्रक्चर्स का पानी में घुलकर टूट जाना। एक ऐसा क्लैश जहां पुरानी दुनिया के नियम काम करना बंद कर देते हैं। मतलब एक तरह से जो फाउंडेशन हमने सदियों से बना रखे हैं उन पर अचानक से सवालिया निशान लग जाएगा। मैं सोच रही थी कि इसी कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट्स एक और बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की बात करती हैं, प्लूटो का कुंभ राशि में गोचर। हाँ, प्लूटो इन एक्वेरियस। कुंभ राशि तो वैसे भी जनता, रेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन को दिखाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा उठने वाला है? ये एकदम सही असेसमेंट है। प्लूटो 2024 से 2044 तक कुंभ राशि में रहेगा। ये वो फेज है जहां ट्रेडिशनल अथॉरिटी और उनके बनाए हुए नैरेटिव्स कोलैप्स होते हैं। लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, लोग सरकारों, मीडिया और बड़ी संस्थाओं से पूछेंगे कि हम आप पर भरोसा क्यों करें। ये सिस्टम के पतन का साल है। और इसी बैकड्रॉप में अगर हम 2026 के स्प्रिंग सीजन को देखें तो एक बहुत ही वॉलेटाइल ट्रिगर पॉइंट सामने आता है। 3 मार्च 2026 को सिंह राशि में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है। हाँ। और ये वो हिस्सा है जहां एस्ट्रोलॉजी और हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स का बहुत खतरनाक इंटरसेक्शन होता है। पेपर्स में इस चंद्र ग्रहण की टाइमलाइन को 28 फरवरी 2026 के एक बहुत ही स्पेसिफिक इवेंट से जोड़ा गया है। वो मिडिल ईस्ट वाली रिपोर्ट? राइट। डेटा के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के कई स्ट्रेटेजिक ठिकानों और प्रेसिडेंशियल ऑफिस पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स की बात कही गई है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और अन्य टॉप ऑफिशियल्स की मृत्यु का भी जिक्र है। अगर ये होता है तो ये मिडिल ईस्ट के लिए एक अर्थक्वेक से कम नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर हम इस जियोपॉलिटिकल शॉकवेव को 3 मार्च के चंद्र ग्रहण से लिंक करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। सिंह राशि हमेशा से राजाओं, शासकों और पावर सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ग्रहण का मतलब है राजा का पतन। हाँ,
जब वहां चंद्र ग्रहण लगता है तो वो सीधे तौर पर रूलिंग लीडर्स की क्रेडिबिलिटी और उनकी पावर पर अटैक करता है। एनालिसिस सजेस्ट करता है कि ये इवेंट अमेरिका और इजराइल के लीडर्स के लिए भी बैकफायर कर सकता है। मतलब उन्हें शायद मिलिट्री सक्सेस मिल जाए, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर पब्लिक आउटरीच या पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट दिखने को मिले। लोग इन युद्धों के खिलाफ सड़कों पर आ सकते हैं। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में थर्ड न्यूक्लियर एज का बहुत प्रोमिनेंटली जिक्र है। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन वो डेडलाइन है जो 5 फरवरी 2026 को क्रॉस हो रही है। आप न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात कर रही हैं? जी हाँ, जब अमेरिका और रूस के बीच की न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑफिशियली एक्सपायर हो जाएगी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने वाला दुनिया का आखिरी लीगल फ्रेमवर्क भी खत्म। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। जब कोई ट्रीटी नहीं होती, कोई हॉटलाइन या गार्डरेल्स नहीं होते, तो एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन भी न्यूक्लियर एस्केलेशन में बदल सकता है। और यही वजह है कि मार्च से अक्टूबर 2026 का जो टाइम फ्रेम है उसे मिडिल ईस्ट के लिए फ्लैश पॉइंट माना जा रहा है। इसी टाइम फ्रेम पे थोड़ा और फोकस करते हैं। मार्च से अक्टूबर 2026 के बीच के मिडिल ईस्ट को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं ईरान के फाउंडेशन चार्ट की रीडिंग देख रही थी तो उसमें फरवरी से जुलाई 2026 के बीच बृहस्पति, राहु, शनि की दशा का मेंशन है, जो कि एक बहुत ही हैवी कॉम्बिनेशन है। एकदम। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को डीपली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बहुत एक्सट्रीम होता है। राहु अचानक होने वाले अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स लाता है और शनि एक हार्ड रियलिटी चेक देता है। तो क्या इस पीरियड को हम ईरान और उसके अलाइज के लिए सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज मान सकते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सच में एक वायलेंट और सडन ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। लेकिन जियोपॉलिटिकल डेटा इस टाइमलाइन को एक और लेयर देता है। 10 मई 2026 को मंगल, जो वॉर, एग्रेशन और वेपन्स का प्लैनेट है, वो मेष राशि में एंटर कर रहा है। और मेष राशि मंगल की अपनी ही राशि है, जहां वो फुल पावर में होता है। एग्जैक्टली। इस गोचर के दौरान हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं देखेंगे। एनालिसिस के मुताबिक ये प्रॉक्सी मिसाइल अटैक्स, मैसिव ड्रोन स्वॉर्म्स और रेड सी जैसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स पर नेवल क्लैश का पीक टाइम होगा। यहाँ मुझे एक डाउट है। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स तो पिछले कई दशकों से चल रहे हैं। हर कुछ सालों में टेंशन एस्केलेट होती है। तो 2026 के इस स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा क्या अलग है जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इतना बड़ा खतरा बना रहा है? ये बहुत अहम सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब हमें उस बड़े परिदृश्य में मिलता है जो इन रिपोर्ट्स में इलेक्ट्रोस्टेट बनाम पेट्रोस्टेट के कॉन्सेप्ट के जरिए समझाया गया है। वो एनर्जी और टेक्नोलॉजी का डिवाइड। बिल्कुल। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है। ईरान को बैकग्राउंड में चीन और रूस का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोस्टेट है। उसकी इकोनॉमी और ग्लोबल डोमिनेंस बहुत हद तक ऑयल और 20वीं सदी के एनर्जी मॉडल्स पर टिकी है। दूसरी तरफ चीन एक उभरता हुआ इलेक्ट्रोस्टेट है। उसने फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्रिटिकल बैटरी मिनरल्स की सप्लाई चेन पर मोनोपोली बना ली है। सही कहा। तो ये असल में 20वीं सदी की एनर्जी वर्सेस 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की जंग है। अगर मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, जिसका सीधा नुकसान अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमीज को होगा। और इसी दौरान चीन अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी के जरिए बैकडोर से पावर कंसोलिडेट करेगा। आम इंसान के लिए इसका इम्पैक्ट बहुत ब्रूटल होगा। इकोनॉमी के लेवल पर। हाँ, रिपोर्ट्स प्रेडिक्ट कर रही हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी पर इस खतरे के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें $110 पर बैरल के पार जा सकती हैं। ग्लोबल फ्लीट और शिपिंग कॉस्ट आसमान छूने लगेंगे। और जब भी करेंसी या मार्केट्स क्रैश करते हैं, लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। इसलिए 2026 में फिजिकल गोल्ड की डिमांड और उसके प्राइसेस में एक हिस्टोरिक जंप देखने को मिल सकता है। ये तो पूरा ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट है। और यहाँ कहानी सच में और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये डोमिनो इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने फोकस को इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट करें तो एस्ट्रोलॉजिकल पेपर्स अप्रैल 2026 में एक कालसर्प योग के बनने का जिक्र करते हैं, जो कि एक बहुत ही टेंस अलाइनमेंट है। हाँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि कालसर्प योग तब बनता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सिस के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। इसे एक तरह का कॉस्मिक प्रेशर कुकर माना जाता है
और इसके साथ ही मंगल, राहु और वक्री बुध का एक बहुत ही इंटेंस कंजंक्शन यानी युति बन रही है। ये कॉम्बिनेशन ग्राउंड पर कैसे मैनिफेस्ट होगा? इस कॉम्बिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। मंगल आक्रामकता है, राहु भ्रम है और बुध कम्युनिकेशन है। और क्योंकि बुध वक्री या रेट्रोग्रेड है, नहीं करेगा। बिल्कुल। डेटा के मुताबिक जून और जुलाई 2026 के बीच जब मंगल वृषभ राशि में होगा, जो कि एक बहुत ही जिद्दी और फिक्स्ड एनर्जी वाली राशि है, तब भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर टेंशन अपने पीक पर होगी। मतलब ये कोई डेलिब्रेट मिलिट्री इन्वेजन नहीं होगा, बल्कि शायद रडार पर कोई गलत ब्लिप या कोई एक्सीडेंटल मिसाइल फायर जिसे दूसरा देश सीधा अटैक समझ ले। बिल्कुल, इसे हम फॉग ऑफ वॉर कह सकते हैं। भारी गलतफहमियां, एयर स्पेस के वायलेशंस और बॉर्डर पर स्नाइपर फायर या छोटी झड़पें जो मीडिया और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के जरिए बहुत बड़ी और आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगेंगी। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डायनामिक्स के बारे में क्या? अगर हम उनके डायनामिक्स को देखें तो रिपोर्ट्स पॉइंट आउट करती हैं कि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल रॉक बॉटम पर हिट करेंगे। सबसे अलार्मिंग प्रेडिक्शन ये है कि इस रीजन में धार्मिक या सिंबॉलिक लोकेशंस पर बड़े आतंकी हमलों का रिस्क बहुत हाई रहेगा। एक तरह की इंटरनल केओस की स्थिति होगी। अगर आस पड़ोस में इतना भारी केओस है तो जाहिर है भारत के लिए स्पिलओवर इफेक्ट्स होंगे ही। भारत की जो 2026 की कुंडली और जियोपॉलिटिकल रिस्क असेसमेंट है, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने की सलाह देता है? भारत की वर्षफल कुंडली में जो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर हाईलाइट किया गया है वो है 12वें भाव में ग्रहों का भारी जमावड़ा। 12वां भाव तो छुपे हुए दुश्मनों का होता है ना? एस्ट्रोलॉजी में 12वां भाव सिर्फ हिडन एनिमीज या आउटर बॉर्डर्स का ही नहीं होता, बल्कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल्स, असाइलम्स और जेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्ट्रैटेजिक एडवाइस ये है कि भारत को सिर्फ एलओसी या एलएसी पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि अपने इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड को भी अभेद्य बनाना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हम हमेशा बॉर्डर्स की तरफ देखते हैं, लेकिन ये डेटा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी की बात कर रहा है। बिल्कुल, साइबर अटैक्स के जरिए पावर ग्रिड्स या हॉस्पिटल्स के डेटा को टारगेट किया जा सकता है। जेल्स के अंदर से या स्लीपर सेल्स के जरिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है। तो ऐसे में लीडरशिप का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए 2026 में भारत की लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा हथियार कोई मिसाइल नहीं, बल्कि डिप्लोमैटिक पेशेंस होगा। किसी भी प्रोवोकेशन या उकसावे में आकर जल्दबाजी में लिया गया मिलिट्री एक्शन एक बड़े ट्रैप का हिस्सा हो सकता है। पेशेंस सच में की होगा यहाँ। अब अगर मैं इन मॉडर्न जियोपॉलिटिकल असेसमेंट से हटकर थोड़ा मिस्टिसिज्म की तरफ आऊं, तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही है वो है नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां। वो सेक्शन तो वाकई में बहुत इंट्रीगिंग है। हाँ, 16वीं सदी की इन पोएटिक लाइंस को मॉडर्न वॉरफेयर के साथ जिस तरह से पेपर्स में मैप किया गया है, वो माइंड ब्लोइंग है। जैसे एक प्रेडिक्शन है स्विट्जरलैंड के टिसिनो इलाके में खून बहने की। एक और बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइन है कि एक महान व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरेगी। और सबसे अजीब है मधुमक्खियों के झुंड के अचानक हमले का जिक्र। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हें कैसे डिकोड करते हैं? अगर हम 16वीं सदी के माइंडसेट से सोचें तो आसमान से अचानक गिरने वाली सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज बिजली ही थी। तो आज के एनालिस्ट्स इसे कैसे देखते हैं? आज के मॉडर्न एनालिस्ट इसे एक मेटाफर मानते हैं। किसी बड़े पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर पर अचानक होने वाला स्नाइपर अटैक या कोई प्रिसिजन ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल वैसी अनप्रेडिक्टेबल होती है जैसे बिजली का गिरना। और वो मधुमक्खियों के झुंड वाली बात। रही बात मधुमक्खियों के झुंड की, तो ये आज के ड्रोन स्वॉर्म्स का परफेक्ट विजुअल डिस्क्रिप्शन है। मॉडर्न कॉम्बैट में जब हंड्रेड्स ऑफ शॉर्टेज छोटे-छोटे एआई पावर्ड ड्रोन्स एक साथ टारगेट पर अटैक करते हैं, तो उनका बजिंग साउंड और फॉर्मेशन एकदम मधुमक्खियों के झुंड जैसा ही होता है। वाओ, ये विजुअलाइजेशन सच में डरावना और एक्यूरेट दोनों है। और इन ड्रोन स्वॉर्म्स और मॉडर्न वेपन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। हमारी रिसर्च में इस कॉन्फ्लिक्ट के 2026 के ट्रेजेक्ट्री को लेकर क्या कहा गया है? क्या ये वॉर कभी खत्म होने वाला है? फिलहाल जो एस्ट्रोलॉजिकल डेटा है वो किसी सीज फायर की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। इसके उलट ये एक डेंजरस एक्सपेंशन की बात करता है। एक्सपेंशन मतलब ये और फैलेगा? हाँ, रूस के चार्ट के हिसाब से ट्रांजिट कर रहा शनि उसके नेटल मंगल को ट्रिगर कर रहा है। इसके साथ ही उनकी एनुअल कुंडली में मंगल और केतु सीधे असेंडेंट यानी पहले भाव में बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम मिलिट्री एग्रेशन को दिखाता है। तो इसका ग्राउंड पे क्या असर होगा?
एनालिसिस का कंक्लूजन ये है कि 2026 में रूस के पास इस युद्ध को यूक्रेन की करंट बाउंड्री से बाहर ले जाने का एक इंटेंस प्रेशर होगा। वो नाटो देशों के बॉर्डर्स को टेस्ट कर सकते हैं, जिससे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप यूरोप के बाकी हिस्सों तक फैल सकता है। मतलब जो एक लिमिटेड रीजनल वॉर था वो फुल ब्लोन ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। तो इतने सारे अलग अलग पेपर्स, डेटा पॉइंट्स और मिस्टिकल टेक्स्ट्स को एनालाइज करने के बाद इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शनि और नेपच्यून का 0 डिग्री मेष राशि में मिलना, प्लूटो का कुंभ राशि में जाकर सरकारों पर से भरोसा उठाना, मिडल ईस्ट में अमेरिका और चीन की इनडायरेक्ट वॉर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिसकम्युनिकेशन और ड्रोन स्वॉर्म्स। अगर हम इसे समराइज करें तो 2026 की पिक्चर क्या बनती है? पिक्चर बहुत क्लियर है। मार्च से अक्टूबर 2026 का ये पूरा दौर एक मैसिव हार्ड रीसेट है। ये वो टाइमलाइन है जहां पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बनाए गए सारे स्ट्रक्चर्स, ट्रीटीज और इकोनॉमिक मॉडल्स अपनी एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुके हैं। पुरानी सत्ता टूट रही है। और उसका टूटना साइलेंट नहीं होगा, ये बहुत ही केओटिक होगा। लेकिन इस डीप डाइव का जो असली टेक अवे है वो ये नहीं है कि हम इस पॉली क्राइसिस यानी मल्टीपल क्राइसिस के एक साथ फटने को देखकर पैनिक करें। तो फिर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? इन जियोपॉलिटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स का प्रैक्टिकल यूज ये है कि दुनिया की लीडरशिप इसे समझे। जब इतने सारे ट्रिगर पॉइंट्स एक साथ एक्टिवेट हो रहे हों, तब मिलिट्री एक्शन से ज्यादा हॉटलाइंस, बैक चैनल कम्युनिकेशंस और एक्सट्रीम डिप्लोमेसी की जरूरत होती है। बिल्कुल। जब सिस्टम पहले से ही इतना फ्रेजाइल हो तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। एग्जैक्टली। और इसी पॉइंट से एक बहुत ही अहम सवाल जन्म लेता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हमने बात की थी कि प्लूटो का कुंभ राशि में गोचर ट्रेडिशनल अथॉरिटी को खत्म करके ग्रासरूट मूवमेंट्स और डिसेंट्रलाइजेशन को पावर देता है। हाँ, हमने डिस्कस किया था। अगर 2026 के इस प्रेशर में ये बड़े नेशन स्टेट्स, इनकी पुरानी इकोनॉमीज और बॉर्डर्स को लेकर होने वाले युद्ध खुद के ही बोझ तले कोलैप्स हो जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि इस पूरे डिस्ट्रक्शन के मलबे से एक ऐसा नया डिजिटल और बॉर्डरलेस समाज उभर कर सामने आए? एक ऐसा फ्यूचर जहां ये ट्रेडिशनल जियोग्राफिकल वॉरफेयर और टेरिटरी के झगड़े पूरी तरह से इररेलेवेंट हो जाएं? ये सच में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। डिस्ट्रक्शन के अंदर से एक पूरी तरह नए सिस्टम का इवोल्यूशन। इस हार्ड रीसेट के उस पार दुनिया कैसी दिखेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो हमें इस चेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर जरूर करता है। इसी थॉट प्रोवोकिंग आइडिया के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इन पेपर्स और प्रेडिक्शंस ने सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। इसे प्रोसेस कीजिए और बिग पिक्चर पर नजर बनाए रखिए।